तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम करवाते हैं हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड हिंदी का सिलेबस हम पूरा करवा के देते हैं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूनिट है, जो कि यूनिट नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल पढ़ रहे थे। आज हम प्रेमाश्री काव्य धारा का शुभ समापन करने वाले हैं, जिसमें हम जो कुछ छोटी छोटी रचनाएं हमारी बच गई थी उन्हें पढ़ेंगे, और साथ ही प्रेमाश्री काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी मेन पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें हम पढ़ेंगे। संपूर्ण विवेचन प्रेमाश्री काव्य धारा का इस क्लास में किया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में हिंदी सरोज ऑनलाइन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए, या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमपी सेट के लिए, किसी भी टीचिंग लाइन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर भक्ति काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें सारी क्लासेस ऐड करी जा चुकी हैं। जो भी क्लासेस हमारी होती जाएंगी वो इस प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी। तो प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी क्लासेस को देख डालिए और अपनी तैयारी पक्की कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है सारी ऑथेंटिक जानकारियां। पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को नोट करवाया जाता है। और हाँ दोस्तों, साथ में कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, नोट्स बनाने की आदत डालिए। जितने नोट्स आप कॉपी पेन पर बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी 6वीं रचना मधुमालती, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 रचनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें पद्मावत जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थी हमारी। इसके रचनाकार मंझन है। रचना काल इसका 1545 ईस्वी। भाषा अवधी है। नायक इसका मनोहर है और नायिका का नाम मधुमालती है। मनोहर व मधुमालती के प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें हमें नायक का नाम अवश्य ध्यान रखना है। मिलान वाले क्वेश्चन में एक तरफ रचनाओं के नाम दे देगा और एक तरफ नायक का नाम दे देगा, और हमें मिलान करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के लिए इस नायक का नाम रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं से मधुमालती, मैं से मनोहर, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नायक मधुमालती को प्रथम दर्शन में ही प्रेम करने लगता है। वह योगी बनकर उसकी खोज में निकल पड़ता है, जैसा कि हमने पिछली रचनाओं में पढ़ा है। 5 रचनाओं में हम पढ़ चुके हैं कि ये इसी ढर्रे पर चलती हैं कहानियां, कथाएं, कि जो नायक होता है वो योगी का वेश बनाकर ही ढूंढता है नायिका को। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। रास्ते में उसे प्रेमा नामक स्त्री मिलती है। एक स्त्री है जो कि सहनायिका है इसमें, जिसका नाम प्रेमा है, वह उसे मिलती है। वह उसे राक्षस के चंगुल से मुक्त करवा देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से किस प्रेमाश्रयी काव्य रचना में नायक सहनायिका को राक्षस के चंगुल से बचाता है। तो उसका सही उत्तर हमारा मधुमालती हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं। प्रेमा मनोहर से प्रणय प्रस्ताव करती है। वो उससे विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह तो परमात्मा रूपी मधुमालती के प्रेम में पड़ चुका था। मधुमालती की माता मधुमालती को पक्षी के रूप में बदल जाने का श्राप दे देती है। ये जो श्राप है ये अशुद्ध है दोस्तों, इसे शुद्ध कर लीजिएगा। श्राप नहीं होता है, ये शाप होता है। ये शुद्ध है और श्राप जो है ये अशुद्ध होता है, इसे ठीक कर लीजिएगा। मनोहर के प्रेम को देखकर वह शाप से मुक्त कर देती है। मधुमालती की जो माता है वो मनोहर के प्रेम को देखकर मधुमालती को शाप से मुक्त कर देती है। अंत में दोनों का विवाह हो जाता है। इसमें नायक को एक पत्नीवादी दिखाया गया है। जिस प्रकार वो प्रेमा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देता है, इससे हमें पता चलता है कि वह
एक पत्नीवादी है। नायक नायिका की प्रेम कथा के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। तो ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने ही हैं इसके बारे में, और एग्जाम में कोई भी प्रश्न इन पॉइंट से बाहर नहीं आने वाला है, ये आप लोग मान के चलिए। आगे है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं, जिसका रचनाकाल 1590 ईस्वी है। रचनाकाल हमें सभी रचनाओं का याद करना है, जो जो मुख्य रचनाएं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मिलान वाला क्रम वाला क्वेश्चन इसमें से आता है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। नायिका का नाम छिताई है, जो कि देवगढ़ के राजा रामदेव की पुत्री है। इसके नायक का नाम राजकुमार है। ये ढोल समुद्रगुप्त का राजकुमार है। यहां पर ये ढोल समुद्रगुप्त जो है, इस राज्य का नाम हमें याद रखना है, ये पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। राजकुमार व छिताई की प्रेम कथा का चित्रण इसमें किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विवाह में बाधक होना दर्शाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो जिक्र, वो पात्र बहुत बड़ा पात्र है जो कि पद्मावत में दर्शाया गया है। इसीलिए इसका जो है समानता मानी जाती है पद्मावत से। नायक व नायिका का अपना देश छोड़कर चले जाना और विवाह कर लेना इस कथा की प्रमुखता है। तो कौन सी प्रेमाश्रयी काव्य रचना में नायक और नायिका अपना देश छोड़कर जाते हैं और फिर विवाह करते हैं? तो वो हो जाएगी छिताई वार्ता। इस कथानक पर पद्मावत का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हमें याद कर लेने हैं। इन रचनाओं के बारे में 100% क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। आगे 8वीं रचना है चित्रावली। चित्रावली के रचनाकार उस्मान, जो कि बहुत बड़े रचनाकार माने जाते हैं प्रेमाख्यान काव्य धारा में। इनका रचनाकाल जो है ये 1613 ईस्वी माना जाता है। भाषा इसकी अवधी है और नायक का नाम सुजान है। फिर से मैं कहूंगा, नायक का नाम अवश्य याद रखिए। नायिका इसकी चित्रावली ही है। इसमें शाहे वक्त के रूप में जहांगीर की प्रशंसा की गई है, यानी ये जहांगीर के समय में रची गई रचना है। उस्मान ने इस रचना को अमर होने के उद्देश्य से किया था। जैसे जायसी ने पद्मावत की रचना अमर होने के उद्देश्य से की थी, इसी प्रकार उस्मान ने भी अमर होने के उद्देश्य से इसकी रचना की थी कि उनका नाम जो है वो युगों युगों तक साहित्य में लिया जाता रहे और उनकी रचना की प्रशंसा होती रहे। उन्होंने लिखा कि यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है और मैं अन्य कवियों को चुनौती देता हूं। वो चुनौती देते हुए क्या कहते हैं? जाकी बुद्धि हो ही अधिकाई, आन कथा कहहु बनाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है कि ये पंक्ति किसकी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसमें क्या कह रहे हैं उस्मान कि जिसके पास भी इतनी अधिक बुद्धि है, जो मुझसे ज्यादा बुद्धि रखता है, वो आइए और ऐसी कोई कथा बनाकर बताइए। इस रचना में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद है। उस्मान जो है वो हाजी बाबा के शिष्य थे। ये कोई ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन लेखक के बारे में इतना हमें जानना चाहिए। अगर उस्मान हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, चित्रावली हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो हमें अवश्य ही उनके गुरु का नाम याद होना चाहिए। उनके गुरु का नाम हाजी बाबा था, जो कि चिश्ती वंश के सूफी कवि थे। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजों का उल्लेख किस प्रेमाख्यान रचना में हमें मिलता है, तो वो है चित्रावली। अंग्रेजों के बारे में क्या लिखा है? वलंदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जही कठिन करेजा। ये जो है उस्मान की पंक्ति है, ये हमें ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। 9वीं रचना हमारी इंद्रावती है, जिसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस रचना को आचार्य शुक्ल जी प्रेमाख्यान काव्य की अंतिम रचना भी मानते हैं। ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसका रचनाकाल 1744 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी परंपरा की अंतिम रचना माना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इसकी रचना में भी क्या है? 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद है। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, दोहा आएगा यहां। दोहा छंद का प्रयोग हमें मिलता है। इनकी एक रचना अनुराग बांसुरी भी है, जो कि फारसी भाषा में है।
और इसका रचना काल जो है 1664 ईस्वी है। तो अगर क्रम वाला क्वेश्चन आता है तो अनुराग बासुरी और इंद्रावती में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अंतिम रचना हमें इंद्रावती ही लगाना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है वह सर्वमान्य है। इस रचना में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है, यानी शाह वक्त के रूप में मोहम्मद शाह की इसमें प्रशंसा हुई है। आगे छोटी छोटी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमें रचना और रचना काल खाली ध्यान रखना है। इसमें आती है पुष्पावती। पुष्पावती के रचनाकार जो हैं वो दुखहरण दास हैं। इसका रचनाकार दुखहरण दास और रचनाकाल 1669 ईस्वी है। हंस जवाहिर है अगली रचना, 11वीं रचना है ये हमारी। इसके रचनाकार कासिम शाह हैं और इसका रचनाकाल 1676 ईस्वी है। भाषा इसकी फारसी है। भाषा हमें याद रखनी है, हमें वो रचनाएं याद रख लेंगे अगर हम कि जिनकी रचना की भाषा फारसी है तो हमें अन्य रचनाएं याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रचनाएं जो हैं वो अवधि में ही लिखी हुई हैं और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में 2 रचनाएं हैं या 3 रचनाएं हैं, उन्हें हमें याद कर लेना है, बाकी सभी अवधि लगा के आ जाना है। और प्रेमाख्यान काव्यधारा के अंतर्गत ये अंतिम रचना यूसुफ जुलेखा, 12 रचनाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि हमें पढ़नी है इसमें और उनका गहन अध्ययन हमें करना है। कुछ रचनाएं जो है उन्हें हमें गहराई से पढ़ना है और कुछ रचनाओं को हमें हल्का फुल्का मेन पॉइंट्स पढ़ना है, जो कि मैंने आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से एकदम कंठस्थ करवाने लायक करवा दिया है, तो इसे याद रखना है। इसके रचनाकार शेख निसार हैं, रचनाकाल 1790 ईस्वी है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि जुलेखा जो है वो यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग देती है, सांसारिक दुनिया को त्याग कर और आध्यात्म ग्रहण कर लेती है। ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने लायक है। इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैक्सिमम जो है इसका रचनाकार का नाम और रचनाकाल का नाम पूछा जाता है। आगे न्यामत खां जान कवि को हमें पढ़ना है। इनकी रचनाओं के बारे में नहीं बल्कि इन कवि को अलग से हमें पढ़ना है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो न्यामत खां जान कवि जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए किस लिए हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक रचनाएं लिखी थी प्रेमाख्यान काव्य धारा में। इनकी कोई भी रचना हमें पढ़नी नहीं है, लेकिन इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इन्होंने कुल 17 रचनाएं की थी, इनमें से 39 रचनाएं प्रेमाख्यान हैं। सूफी परंपरा में इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं लिखी हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले न्यामत खां, इनको उपाधि दी थी जान कवि की। इनका रचना काल याद रखना हमें 1612 से 1644 ईस्वी। और इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम हमें अवश्य याद रखना है। ग्रंथ लैले मजनू, कथा कलंदर कथा, ये ऐसे होना चाहिए, ग्रंथ लैले मजनू कथा, ग्रंथ लैले मजनू कथा होना चाहिए। यहां कथा नहीं आएगी, इसको काट देता हूं। ग्रंथ लैले मजनू कथा है, कलंदर कथा है, कवलावती कथा, कनकावती कथा और कलावती कथा, ये जो हैं न्यामत खां जान कवि की रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कले कवकन कला, कवकन कला, इसको हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, कले कवकन कला कैसे हो जाएगा, कलंदर कथा, लय से लैले मजनू, फिर कव से कवलावती, कन से कनकावती और कला से कलावंती। आपके पास अगर कोई और अच्छी ट्रिक है तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। अपनी अपनी ट्रिक बना के रखिएगा और उससे याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी बहुत अच्छी ट्रिक है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि उससे और भी विद्यार्थियों का भला हो। आगे हम इनकी विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि जितनी भी रचनाएं थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, वो हमने सारी कवर कर ली हैं। अब हम इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम
जो जो मेन पॉइंट हैं वो इसके देखेंगे। क्या क्या है इसमें, सूफी काव्य की अन्य विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ विशेषताएं रह गई थी इसलिए हम अलग से इनको पढ़ लेते हैं। ये भी प्रमुख विशेषताएं हैं। पात्रों की इसमें 2 श्रेणियां मानी जाती हैं। हमने 12 रचनाएं पढ़ ली हैं और जो डीपली रचनाएं पढ़ी हैं उनमें हमने ये देख ही लिया होगा कि इसमें 2 श्रेणियों के पात्र पाए जाते हैं, एक तो मानवीय श्रेणी के और मानवेतर श्रेणी के। मानवीय श्रेणी के कौन कौन होते हैं, राजकुमार, राजकुमारी, तोता इत्यादि ये सब होते हैं, मंत्री होता है। और मानवेतर श्रेणी के कौन कौन से होते हैं, असुर, राक्षस, अप्सरा, बेताल, हंस, गारुड़ी, ये सब जो हैं ये मानवेतर श्रेणी के पात्र माने जाते हैं। तो कितने तरह के पात्र होते हैं प्रेमाख्यान काव्य में, 2, ये हमें याद रखना है, मानवीय श्रेणी के और मानवेतर श्रेणी के। कथा वस्तु के इसमें 4 स्रोत हैं, ऐसे 4 उपनिषद या फिर वेद हैं जिनसे इनकी कथाएं ली गई हैं। इसमें जो है महाभारत है, हरिवंश पुराण है, विष्णु पुराण है और भी पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें वेद और उपनिषद भी आते हैं। तो ये 4 नाम तो हमें याद रखने ही रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियों का निर्वहन इन कथाओं में किया गया है। जैसे उदयन, विक्रम, रतनसेन, ये जो हैं ये प्राकृत संस्कृत की कथाओं में ऐसे ऐसे पात्र पाए जाते हैं, तो उनकी कथानक रूढ़ियों का निर्वहन करना उनके लिए आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने किया भी है। इसमें जो है जो पात्र हैं वो ऐतिहासिक हैं या फिर अर्ध ऐतिहासिक हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं का लोक प्रचलित कथानक इसमें इस्तेमाल किया गया है। जनता में जिस प्रकार का कथानक नायक और नायिका का चलता था उसी के अनुसार कथाएं लिखी गई हैं ताकि लोग उन्हें आसानी से पढ़ सके, जान सकें और प्रेमाख्यान काव्य रचने वाले कवियों का अनुसरण वो करें। सूफी मत में अधिक से अधिक लोग विश्वास करना शुरू करें। सूफी काव्य की शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके काव्य रूप जो हैं वो प्रेमाख्यान होते हैं, प्रबंधात्मक काव्य की रचना हुई। भाषा जो मैक्सिमम है उसमें ठेठ अवधि का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो अपवाद हैं वो 2-3 हैं, वो हमें याद करने हैं। भाषा जो है वो मुहावरेदार भी है। अरबी भाषा और उर्दू ऐसे भाषाओं का शब्द इसमें बहुत मिलता है, क्योंकि ज्यादातर रचनाकार जो हैं वो मुस्लिम धर्म के माने जाते हैं और वो अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल इसमें करते थे। भोजपुरी और लोक भाषा के शब्द भी इसमें लिए गए हैं, क्योंकि लोक प्रचलित कथाओं का इसमें निरूपण किया गया है, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसके शब्द भी इसमें आने निश्चित ही थे। इसमें छंद जो है वो मुख्यतः दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, जैसा कि हम पिछली 3 क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं। ये प्रेमाख्यान काव्यधारा की 3री क्लास चल रही है और ये अंतिम क्लास है सूफी काव्यधारा की अथवा प्रेमाख्यान काव्यधारा की। अलंकारों का इस्तेमाल खूब किया गया है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, समासोक्ति अलंकार जो है ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि समासोक्ति अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग इसमें से किस काव्यधारा में किया गया है, तो हमें दे सकता है ऑप्शन राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। इस प्रकार के ऑप्शन हमें दे सकता है और ये बिल्कुल पूछे जाने लायक प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। खुदा के बंदे का प्रतीक बनाया गया है, या तो राजकुमार को या फिर राजकुमारी को, ज्यादातर जो है वो राजकुमारी को बनाया गया है। आगे देखते हैं, सूफी मत के अनुसार खुदा ने बंदे को 2 प्रकार के ज्ञान दिए हैं। देखिए भगवान जो है वो 2 प्रकार से ज्ञान देता है इंसान को, ऐसा माना जाता है सूफी मत में। और इन कथाओं में वो 2 प्रकार कौन से हमें याद करने हैं, इल्म ए सकीना जो कि क्या है, खुदा ने पैगंबर के माध्यम से दिए हैं जो कथन है, जो ज्ञान है, और वो कुरान में भी लिखा हुआ है। ये ज्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन हमें
हिंदी साहित्य के हम छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हमें ये याद अवश्य होना चाहिए। कहीं भी कोई भी पूछ लेता है, अगर एग्जाम में नहीं पूछेगा रिटर्न में, तो ये अगर कोई प्रोफेसर पूछना चाहे तो इंटरव्यू में हमसे पूछ सकता है, तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। एक है इल्म सकीना जो कि पैगंबर के माध्यम से देता है, और दूसरा है इल्म सीना जो खुदा साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित करता है। आगे सूफी दोनों ज्ञानों को प्रमाणित मानते हैं, लेकिन इल्म सीना की ओर झुकाव अधिक रखते हैं। वो क्या है, उनकी काव्य धारा में हमने देखा कि डायरेक्ट वो परमेश्वर से या फिर खुदा से कांटेक्ट करना चाहते थे, प्रेम को आधार बनाकर, इसीलिए वो इसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। सूफी दर्शन में मूलतः इस्लाम का प्रभाव है, परंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में भी विद्यमान जो अद्वैतवाद है और प्लोटिनस का जो नव्य प्लेटोवाद है, उसका भी प्रभाव इन पर हमें मिलता है। खुदा के बंदे में राजा प्रजा या फिर स्वामी दास का संबंध नहीं, बल्कि प्रेम का संबंध है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेम को आधार बनाकर डायरेक्ट कनेक्शन खुदा से या फिर भगवान से जोड़ने वाले सूफी कवियों की मान्यता में जो है रिश्ता राजा प्रजा का या फिर स्वामी दास का नहीं, बल्कि प्रेम का संबंध ईश्वर का और मनुष्य का दर्शाया गया है। और इसमें मनुष्य के 4 विभाग माने गए हैं, नफस या फिर इंद्रिय, अक्ल या फिर बुद्धि, कल्ब या फिर हृदय, रूह अर्थात आत्मा। यानी कि हमने जैसे पद्मावत में पढ़ा था कि किसको किस चीज का प्रतीक दिखाया गया है, ये वही प्रतीक आप मानकर चलिए। खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से होती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन लाइनर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रेमाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत खुदा की प्राप्ति किससे मानी गई है, तो वो कल्ब से या फिर हृदय से। प्रश्न को घुमाने के लिए हृदय की जगह कल्ब शब्द दे सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। अद्वैतवाद को हम ब्रह्मास्मि या फिर सोहम कर भी उन्होंने माना है, और इसका अलग से नाम अनलहक उन्होंने दिया है। यानी कि अनलहक का मतलब क्या है, अनलहक जो शब्द है इससे कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है क्योंकि अनलहक शब्द देकर प्रेमाख्यान काव्य धारा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। अनलहक का अर्थ ही क्या है, अहम ब्रह्मास्मि या फिर सोहम। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अनलहक सूफी काव्य धारा के अंतर्गत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल्स मैं आप लोगों के लेके आया हूं जो कि रिफ्रेश कर देगा अभी 3 क्लासेज जो हमने पढ़ी हैं प्रेमाश्रय काव्य धारा की, हमारा रिवीजन हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लासेज जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आराम से। सूफी साधना की साधना में 4 अवस्थाएं जो मानी गई हैं, इसको याद करने का मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। शरी तरी मारी हकी, ठीक है। इसमें क्या है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इसके 4 लोक जो हैं वो क्या हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। इसकी भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी। नाम जला, नाम जला जो है 4 लोकों को याद रखने की, और शरी तरी मारी हकी ये है 4 पड़ावों को याद रखने की। मारिफत के अंतर्गत सत्य का बोध होता है और हकीकत में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसने इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना है वो प्रेमाख्यान काव्य धारा की दूसरी क्लास देख ले और पहली क्लास देख ले, उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। भारत में सूफी धर्म का जो है प्रचार प्रसार वो 12वीं सदी में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आके शुरू किया था, और सूफी काव्य धारा जो शुरू हुई वो 14वीं शताब्दी में शुरू हुई, और ये 18वीं शताब्दी तक इसका समय बताया जाता है, लेकिन ये 20वीं सदी तक चलती रही थी। ये हमें याद रखना है, 18वीं नहीं, हमें 20वीं सदी याद रखना है, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है वो
20वीं शताब्दी मानती है। 14वीं से 20वीं शताब्दी तक सूफी काव्य धारा के अंतर्गत रचनाएं कीती गई हैं। आगे प्रमुख संप्रदाय हमने पढ़े थे 4 संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो कि सबसे बड़ा संप्रदाय है, दूसरा है सहरावर्दी संप्रदाय और तीसरा है कादरी संप्रदाय। हमने एक संप्रदाय और पढ़ा था, पिछली क्लास में जाके देख लीजिएगा। इसके प्रवर्तक जो हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। सहरावर्दी के शहाबुद्दीन सहरावर्दी, कादरी संप्रदाय के अब्दुल कादिर गिलानी माने जाते हैं। और समय इनका हमें याद रखना है, क्रम वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे प्रश्न बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली कोई भी एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें कंठस्थ कर लेने हैं, ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं, समझ समझ के हम याद कर सकते हैं। समझने का तरीका जो है वो मैंने डिटेल में पिछली क्लासेस में बता दिया है। तो चिश्ती संप्रदाय का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, सहरावर्दी का 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, कादरी संप्रदाय का 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसमें हमें उत्तरार्ध पूर्वार्ध याद रखने की एकदम आवश्यकता नहीं है। मैंने नोट्स में जो लिखवाया है वो याद कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। आगे ये लिस्ट है जो मेन प्रेमाख्यान रचनाएं हैं, उनके रचनाकार का नाम, भाषा का नाम और किस प्रकार का उसमें छंद का प्रयोग किया गया है वो लिखे हुए हैं। इस लिस्ट को हमें याद कर लेना है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्रम वाला क्वेश्चन इसमें अधिकतर आता है। हंसावली 1370 ईस्वी असाइद की रचना है। भाषा इसकी राजस्थानी है और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। मैक्सिमम जो रचनाएं हैं वो दोहा चौपाई छंद में लिखी गई हैं। कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम पढ़ लेंगे। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, 1379 की रचना है। भाषा इसकी अवधी है और दोहा चौपाई छंद में ये भी लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। लखम सेन पद्मावती रचना दामोदर कवि की, राजस्थानी इसकी भाषा है और ये दोहा चौपाई सोरठा छंद में लिखी गई रचना है। ये कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना नहीं है। जितनी भी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से मैं आप लोगों को टिक लगवा देता हूं साथ साथ। तो मेरे साथ में लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। आगे क्या है इसमें देख लेते हैं हम। सत्यवती कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 1501 इसका ईस्वी रचनाकाल है। ईश्वरदास की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। आगे है मृगावती 1501 इसका भी रचनाकाल है, कुतुबन की लिखी हुई, अवधी इसकी भाषा है और दोहा चौपाई छंद में ये भी लिखी गई है। माधवानल कामकंदला गणपति की है, राजस्थानी भाषा, ये सिर्फ दोहा छंद में लिखी गई है। इस रचना का हमें ये याद रख लेना है कि ये सिर्फ दोहा छंद में लिखी गई रचना है, माधवानल कामकंदला। और इसके राइटर का नाम, रचनाकार का नाम हमें याद रख लेना है। क्रम वाले प्रश्न में ये वाली रचना नहीं पूछी जाती है। पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी, जायसी इसके रचनाकार हैं, सर्वविदित हैं, अवधी भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद में ये लिखी गई है और ये ठेठ अवधी भाषा की रचना है। मधुमालती 1545 ईस्वी में, मंझन की अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद में है। माधवानल कामकंदला चौपाई नाम से ये दो रचनाएं हैं, माधवानल कामकंदला और माधवानल कामकंदला चौपाई, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं। इसके रचनाकार कुशल लाभ हैं, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और ये दोहा चौपाई सोरठा छंद में लिखी गई है। प्रेम विलास जटमल की, राजस्थानी भाषा में, दोहा चौपाई छंद में। रूप मंजरी नंददास की, ब्रज भाषा में लिखी गई, ये अपवाद है। रूप मंजरी का हमें याद रख लेना है भाषा, दोहा चौपाई छंद में ये लिखी गई है। फिर से माधवानल कामकंदला चौपाई, ये आलम की एक रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, 1584 ईस्वी में है ये। तो ये तीन रचनाएं हो गई हैं, माधवानल कामकंदला के नाम से नहीं पूछी जाएगी, इनकी भाषा हमें याद रख लेनी है बस। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, राजस्थानी ब्रज भाषा मिश्रित लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद में है। चित्रावली का रचनाकाल 1613 ईस्वी, उस्मान की रचना है, अवधी में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद में है। रास रतन पोहकर की, अवधी में, दोहा चौपाई छंद में।
ज्ञानदीप शेख नबी की अवधि में दोहा चौपाई छंद में, नल दमयंती नरपति व्यास की अवधि में दोहा चौपाई छंद में, नल चरित्र मुकुंद सिंह की अवधि में दोहा चौपाई छंद में, हंस जवाहिर 1371 ईस्वी काशिम शाह की रचना है, अवधि में लिखी गई और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद की रचना है और अवधि में लिखी गई है, दोहा चौपाई छंद में। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद ने लिखी, अवधि भाषा में, और ये 12वें चौपाई छंद में रचित रचना है। तो ये हैं रचनाएं जिनका क्रम वाला प्रश्न आ सकता है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही हमें याद रखना है। तो एक हंसावली याद रखना है, चंदायन हमें याद रखना है, आगे सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, इसके बाद जो है चित्रावली, एक मधुमालती है, हंस जवाहिर, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इतनों को याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, सब की सब रटने की जरूरत नहीं है। आगे हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य समझते हैं, कुछ राजस्थानी। ये भी मैंने कवर किया था क्लास में, पिछली क्लास जाके देखिएगा। राजस्थानी भाषा का साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना गया है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा जो है और नसीर का प्रेम दर्पण भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के ही समान मानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सूफी शाखा के प्रथम कवि और उसके प्रस्तोता। किस आलोचक ने किस कवि को प्रथम प्रेमाख्यान कवि माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है और उनकी रचना मृगावती को प्रथम रचना माना है प्रेमाख्यान काव्य की। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है जो कि 1379 ईस्वी की है और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को 1501 की है, ईश्वर दास हैं रचनाकार। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली की 1370 की ये रचना है और असाहित हैं इसके रचनाकार। ये चारों हमें 100% याद रखनी है। इनमें से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनको याद कर लीजिएगा। आगे पद्मावत से संबंधित, जायसी से संबंधित, जायसी जो हैं प्रेमाख्यान काव्य धारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तो इनके बारे में हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इनकी रचनाएं जो हैं वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कानावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही इनकी मूल रचना मानते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इनके मुख्य बिंदु क्या हैं जो हम याद रख सकते हैं? रत्नसेन, पद्मावती और नागमती, ये लव ट्रायंगल है जो कि इसमें दिखाया गया है। अखरावट देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां और सूफी दर्शन का प्रस्तुतिकरण इसमें हमें मिलता है। इसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अखरावट में है जो एक एक वर्ण से सिद्धांत निरूपण किया गया है प्रेमाख्यान काव्यधारा में। आखिरी कलाम जो है इसमें कयामत का वर्णन है, हजरत मोहम्मद का महत्व इसमें दर्शाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन रचनाओं के बारे में हमें अवश्य ही याद कर लेना है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह वर्णन दिखाया गया है, परमात्मा की महत्ता को दर्शाया गया है। अन्योक्ति मूलक काव्य से कहा जाता है और ये कहरवा शैली में रचित है। चित्ररेखा में इसमें हमें नायक का नाम अवश्य याद रखना है, प्रीतम कुंवर, अन्यथा इसमें से कुछ नहीं पूछे जाना है। पूछा जाएगा तो नायक का नाम पूछ लेगा। मसलानामा या फिर मसलनामा भी कई जगह इसका नाम मिलता है। इसमें मिसल हैं यानी लोकोक्तियां हैं, उनके माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि किस प्रेमाख्यान रचना में लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाया है, तो वो हो जाएगा हमारा मसलनामा। कान्हावत में कृष्ण का चरित्र, पद्मावत जैसी शैली हमें मिलती है और ये
हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी यही बताते हैं। इसमें अवतारवाद का प्रतिपादन है, इसीलिए शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सूफी काव्य धारा से बाहर रखते हैं। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जायसी की रचनाओं के बारे में। एक एक पॉइंट हमें याद रखना है इनमें। पद्मावत के बारे में क्या मुख्य बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं। हमने पूरी कथा पढ़ी है, बिल्कुल डीपली इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की हैं। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये 1540 ईस्वी की रचना है। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय के बारे में क्या लिखा है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये है पद्मावत के बारे में। ये पंक्ति देके पूछ सकता है किस रचना के बारे में कह रहे हैं। जायसी ने 927 हिजरी अर्थात 1520 ईस्वी में पद्मावत का लेखन आरंभ किया था और यह 20 वर्ष पश्चात यानी कि 1540 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसको और इसमें 57 खंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार की इसमें प्रधानता पाई जाती है। ग्रंथारंभ में शाही वक्त के रूप में शेरशाह सूरी का वर्णन है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारों ही खंड तपै जस भानु, ये इसकी पंक्ति है शाही वक्त के रूप में। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद मिलता है हमें जो कि अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलोज्वाला नामक कवि से करवाया था। इसमें कवि का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है पद्मावत के बारे में। अपनी ही तरह की त्रासदी कहने वाले विजयदेव नारायण शाही हैं। शाही जो हैं वो जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं, सूफी संत नहीं मानते हैं। पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्ति दोनों के तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। जितने भी हमें प्रेमाख्यान काव्य मिलेंगे उनमें समासोक्ति हमें मिलती ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। इसमें जो मानवीय पात्र हैं उन्हें मानवीयतर दर्शाया गया है। कैसे, ये प्रतीक योजना हमने इसकी देखी थी, अभी हम फिर से देख लेते हैं। रत्नसेन को मन का प्रतीक, सिंघल को हृदय का प्रतीक, पद्मावत को श्रद्धा या फिर सात्विक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि का प्रतीक। पद्मावत की जगह पद्मिनी भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुआ या फिर तोता, हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक दर्शाया है। नागमती को सांसारिक बुद्धि या फिर दुनिया धंधा दर्शाया गया है। राघव चेतन इसमें शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। प्रतीक योजना हमें बिल्कुल 100% याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक माना जाता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक माना जाता है। नागमती वियोग वर्णन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो खंड है वो माना जाता है पद्मावत का। इसमें 12 मासा वर्णन हमें मिलता है। विरह वर्णन के कारण से प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। एक एक पॉइंट जो है मैं क्लास में कवर कर चुका हूं। अगर डीपली जिसको जानना है इनके बारे में वो पिछली क्लासेस अवश्य देखे। अगर खाली तैयारी करनी है एग्जाम की तो ये क्लास काफी है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी और लिपि इसकी फारसी है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही सिर्फ जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। आखिरी कलाम जो है वो सन 1528 ईस्वी की रचना है और बाबर के समय में लिखी गई है। तो इसमें शाही वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा हमें प्राप्त होती है। आखिरी कलाम में पूछा जा सकता है शाही वक्त के रूप में किसकी प्रशंसा की गई है, तो बाबर की है। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध ग्रंथों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। ये जो है शुक्ल जी के कथन है पद्मावत के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और कोई कवि नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए
जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। दोनों समकालीन ही थे। आखिरी कलाम जो है उसकी भाषा पद्मावत और अखरावट की अपेक्षा बहुत ज्यादा ठेठ और बोलचाल वाली अवधि बताई गई है आचार्य शुक्ल के द्वारा। और यहां पर क्लास हमारी आज की खत्म होती है। यहां पर हमारा प्रेमाख्यान काव्य जो है ये समाप्त हो गया है। अगली क्लास से हम सगुण भक्ति काव्य धारा शुरू करेंगे। जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो अवश्य ही जाकर ये प्लेलिस्ट जो कि यूनिट 2 की बनी हुई है इसको जाकर देखें और पिछली क्लासेस की तैयारी इसमें से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस इसमें लगा दी गई हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। एक यूनिट साथ साथ में यूनिट 7 भी हम कर रहे हैं, कहानी वाली यूनिट जिसमें 2 कहानियां हो चुकी हैं। तो जिसको भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़ना है, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, चाहे फिर यूजीसी नेट जेआरएफ हो, DSSB हो, पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई तैयारी कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ साथ में हम आपको सारी अपडेट्स भी देते रहते हैं इस चैनल पर। तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। फ्री में इतना सब कंटेंट कोई भी नहीं देता है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पूरा सिलेबस करवा के दिया जाएगा। और मेरी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ें ताकि हमें और भी अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए डॉक्टर सुमित गौतम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।